लगभग 1180 ईसा पूर्व एक जलते हुए नगर के भीतर एक भट्टी में मिट्टी की एक पट्टिका स्वयं को पकाकर कठोर कर लेती है। उस पर अंकित पत्र कभी वितरित नहीं होता। उसे लिखने वाला साम्राज्य उस ऋतु के अंत तक जीवित नहीं बचता। 3000 वर्ष पश्चात पुरातत्वविद राख के ढेर से उस पट्टिका को निकालते हैं, जो अब भी अक्षुण्ण है, अब भी पठनीय है। समुद्र पार के एक नगर को संबोधित एक संदेश, उस अग्नि द्वारा मुहरबंद जिसने एक संसार का अंत कर दिया। यह पत्र साइप्रस के शासक अलाशिया के राजा को संबोधित है, जो जल मार्ग से 96 किलोमीटर दूर है। ये वहां कभी नहीं पहुंच पाता। कुछ ही दिनों में, कदाचित कुछ ही घंटों में, वो नगर ध्वस्त हो जाता है और इतिहास से लुप्त हो जाता है। अगले 50 वर्षों में 8 साम्राज्य पतन का ग्रास बनते हैं। आधा महाद्वीप अपनी लेखन प्रणालियों को खो देता है और विश्व की सर्वाधिक परस्पर जुड़ी सभ्यता का अंत एक ऐसे वाक्य के साथ होता है जिसे उसका लिपिक कभी पूर्ण नहीं कर पाता। भट्टी से पूर्व, दहन से पूर्व, वहां एक कक्ष है, वहां एक पुरुष है। वो अभी नहीं जानता कि क्या होने वाला है। उस पुरुष का नाम अमुर्पी है। वो उगारित का राजा है, जो सीरियाई तट पर स्थित एक बंदरगाह नगर है और पूर्वी भूमध्य सागर के किसी भी अन्य नगर की तुलना में अधिक माल का वहन करता है। उगारित लघु है। इसके पास कोई विशाल सेना नहीं है। इसके पास कोई महान प्राचीर नहीं है। उगारित के पास जो है वो है उसकी भौगोलिक स्थिति। मिस्र से अनातोलिया और साइप्रस से मेसोपोटामिया तक जाने वाला प्रत्येक जलपोत इसके बंदरगाह पर रुकता है। इसके लिपिक वहां आने वाले प्रत्येक व्यापारी की सेवा के लिए 7 भिन्न लिपियों में लिखते हैं। नगर की संपन्नता विश्व के अंतर संबंधों पर टिकी है। जब तक विश्व परस्पर जुड़ा है, उगारित समृद्ध रहता है। ये व्यवस्था 200 वर्षों से कार्य कर रही है। उत्तर कांस्य युग में लगभग 1250 ईसा पूर्व जिस विश्व की सेवा उगारित करता है, वो अपनी परिष्कृतता के चरमोत्कर्ष पर है। मिस्र का स्वर्ण हित्ती भट्टियों तक यात्रा करता है। साइप्रस का ताम्र भूमध्य सागर के प्रत्येक बंदरगाह तक पहुंचता है। राजनयिक दूतों द्वारा ले जाए गए मिट्टी की पट्टिकाओं वाले पत्रों में राजा एक दूसरे को भ्राता कहकर संबोधित करते हैं। 4000 किलोमीटर लंबे कारवां मार्गों से अफगान खानों से रांगा आता है। संधियां हस्ताक्षरित की जाती हैं और उनका सम्मान किया जाता है। मार्गों का रखरखाव किया जाता है। यह व्यवस्था इतनी सुचारू रूप से कार्य करती है कि इसके अंत की कल्पना करना कठिन हो जाता है। फिर दरारें उभरने लगती हैं। वे प्रारंभ में सूक्ष्म होती हैं। एक प्रांत में फसल की विफलता, समुद्री लुटेरों द्वारा एक व्यापारिक पोत का अपहरण जिसे खदेड़ दिया जाना चाहिए था, रांगे की एक विलंबित खेप, उत्तर में एक अकाल। इनमें से कोई भी घटना अकेले कोई महत्व नहीं रखती। लगभग 1220 ईसा पूर्व तक ये घटनाएं एक साथ घटित होने लगती हैं। लेवेंट से अनातोलिया तक के खेतों में अन्न सूख जाता है। साम्राज्य के कांसे का उत्पादन करने वाली खानें समय सारणी से पिछड़ जाती हैं। जहां आवश्यकता है वहां अन्न पहुंचाने वाले व्यापारिक मार्गों में अंतराल उत्पन्न हो जाते हैं। जब तक चेतावनियां उगारित पहुंचती हैं, वे पुरानी हो चुकी होती हैं। तट के ऊपरी भाग में स्थित हित्ती साम्राज्य संकट में है। हत्तुसा के महान राजा स्वयं पत्र लिख रहे हैं। वो मिस्र से अन्न की खेप भेजने का अनुरोध करते हैं। वो अपने सामंतों से निष्ठा की मांग करते हैं। वो छोटे राज्यों से वो सब भेजने को कहते हैं जो वे दे सकते हैं। वो साम्राज्य जिसने 1274 ईसा पूर्व में कादेश में मिस्र को गतिरोध पर ला खड़ा किया था, अब ऐसे पत्र भेज रहा है जो याचना जैसे प्रतीत होते हैं। लगभग 1185 ईसा पूर्व महान राजा सुपिलुलियोमा द्वितीय अपने अंतिम सैन्य अभियान का विवरण लिखते हैं। उसके पश्चात हित्ती अभिलेखागार मौन हो जाता है। समुद्र पार माइसिनियन यूनान में एक भिन्न साम्राज्य किसी ऐसी वस्तु की तैयारी कर रहा है जिसे वो नाम नहीं दे सकता। दक्षिण पश्चिमी तट पर स्थित पायलोस में लीनियर बी लिपि में मिट्टी की पट्टिकाएं हताशापूर्ण उपायों को दर्ज करती हैं। नौसेना के लिए मल्लाहों की भर्ती की जाती है। मंदिरों के चढ़ावे से कांसा एकत्र किया जाता है और शस्त्रों के लिए पिघलाया जाता है। तट के साथ पहरेदार तैनात किए जाते हैं। राजप्रासाद प्रशासन प्रत्येक चरण का विस्तार से प्रलेखन करता है। फिर राजप्रसाद जल जाता है और वे पट्टिकाएं जिन्हें कभी स्थायी होने के लिए नहीं बनाया गया था, उस अग्नि द्वारा पकाकर कठोर कर दी जाती हैं जिसने उन्हें लिखने वाले साम्राज्य का अंत कर दिया। लगभग 1180 ईसा पूर्व हित्ती राजधानी हत्तुसा जल जाती है। पुरातत्वविदों को बाद में ऊष्मा के कारण दीवारों से चिपके हुए मृतभांड मिलते हैं। शाही अभिलेखागारों को प्रलेखन के मध्य में ही छोड़ दिया जाता है। अंतिम प्रलेखित हित्ती राजा इतिहास से ओझल हो जाता है। कोई उत्तराधिकारी सिंहासन ग्रहण नहीं करता। एक साम्राज्य जो कभी फिरौन को भ्राता कहता था, बस अपने अभिलेख रखना बंद कर देता है। मिस्र में वही गठबंधन प्रकट होता है। लगभग 1178 ईसा पूर्व जलपोत नील डेल्टा की ओर बढ़ते हैं। मेडिनेट हाबू में मिस्र के मंदिर की दीवारें उस युद्ध को दर्शाती हैं। जलपोत एक दूसरे से गुंथ जाते हैं। योद्धा जल में गिरते हैं।
मिस्र के बाणों की वर्षा होती है। नक्काशी में 5 समूहों के नाम हैं: पेलिसेट, जेकर, शेकेलेश, डेनियन, विशेष। मिस्र के लोग उन्हें सामूहिक रूप से समुद्री लोग कहते हैं। वे कहाँ से आए हैं, ये लगभग 200 वर्षों से विवाद का विषय रहा है। कोई भी सभ्यता उन पर अपना दावा नहीं करती। किसी भी अभिलेख में उनकी मातृभूमि का पता नहीं चला है। साइप्रस पर ताम्र उत्पादन करने वाला महान बंदरगाह एनकोमी 50 वर्षों में 3 बार नष्ट और पुनर्निर्मित होता है। ये द्वीप पीढ़ियों से उगारित का एक शांत भागीदार रहा है, जो उगारित के कांस्य व्यापार को गति देने वाले तांबे की आपूर्ति करता है। अब साइप्रस स्वयं एक युद्ध क्षेत्र है। लगभग 1185 ईसा पूर्व तक व्यवधान की लहर उस प्रत्येक तट तक पहुंच चुकी है जिस पर उगारित अपने अस्तित्व के लिए निर्भर है, और उगारित में ही राजा उन पत्रों में से पहला लिखना प्रारंभ करता है जो अंततः उसके अंतिम पत्र सिद्ध होंगे। वो लहर उगारित के अपने तट तक पहुंच जाती है। ऊपरी तट से सूचनाएं आती हैं। विचित्र ध्वजों वाले विचित्र जलपोत देखे गए हैं। जब व्यापारी वहां से गुजरते हैं तो तट के किनारे का एक गांव रिक्त मिलता है, फिर एक कस्बा, फिर एक बड़ा नगर। उगारित के मुख्य बंदरगाह से कुछ किलोमीटर दक्षिण में स्थित रास इब्न हानी का दुर्ग विजित कर जला दिया जाता है। अमुर्पी नगर की रक्षा की तैयारी का आदेश देता है। एक समस्या है, जो पुरुष नगर की रक्षा करते वे वहां नहीं हैं। अमुर्पी की सेनाएं अनातोलिया में हैं, जो उत्तर के खतरों के विरुद्ध हिप्ती उच्च कमान के साथ मिलकर लड़ रही हैं। उसका बेड़ा दक्षिण में लुक्का तट के पास एक पृथक अभियान पर है। जिन पुरुषों को उगारित की रक्षा करनी चाहिए वे समुद्र मार्ग से सप्ताह भर की दूरी पर हैं। उनके मध्य जाने वाले संदेशों का स्वर अब बदल चुका है। वे स्थान जहां वे तैनात हैं वे भी आक्रमण के अधीन हैं। कोई भी सुगमता से लौट नहीं सकता, कोई भी अतिरिक्त कुमुख नहीं भेज सकता। प्रत्येक साम्राज्य का विश्वास है कि अन्य अभी भी सहायता करने में सक्षम है। प्रत्येक साम्राज्य भ्रम में है। नगर के पतन से पूर्व के सप्ताहों में अमुर्पी पत्र भेजता है साइप्रस को, हित्ती महान राजा को, अलाशिया के राज्यपाल को, जो राजा की ओर से साइप्रस पर शासन करता है। पत्र आतंकित नहीं है, वे प्रशासनिक हैं। एक राजा जो स्थिति की सूचना दे रहा है, कुमुक का अनुरोध कर रहा है, सैकड़ों किलोमीटर दूर तक रक्षा का समन्वय कर रहा है। किस प्रकार का शासक तब सावधानीपूर्वक राजनयिक पत्राचार भेजता है जब उसका देश जल रहा हो, वो जिसके पास अन्य विकल्प समाप्त हो चुके हों। अमुर्पी का साइप्रस के राज्यपाल को लिखा एक पत्र सुरक्षित है। उसमें लिखा है, शत्रु के जलपोतों ने मेरे नगरों को अग्नि के हवाले कर दिया है और देश में अनिष्ट किया है। अब भी वो इसे लिखने के लिए पर्याप्त शांत है। साइप्रस से उत्तर आता है। अलाशिया का राज्यपाल एशुवारा नामक व्यक्ति प्रत्युत्तर लिखता है। वह सहानुभूति रखता है, वो भी विवश है। साइप्रस के तट पर शत्रु के 20 जलपोत देखे गए हैं। उन्होंने द्वीप पर आक्रमण भी कर दिया है। वो नहीं जानता कि वे अब कहाँ हैं। जल के दोनों ओर स्थित 2 साम्राज्य एक ही बेड़े के विषय में पत्रों का आदान प्रदान कर रहे हैं, जिनमें से प्रत्येक दूसरे की सहायता करने में असमर्थ है। और फिर अमुर्पी एक और पत्र लिखता है। यह पत्र संक्षिप्त है। इसमें वे राजनयिक शिष्टाचार सम्मिलित नहीं है जिनसे पूर्व के पत्र प्रारंभ हुए थे। इसे शीघ्रता से लिखवाया गया है और ये प्रत्यक्ष रूप से वो कहता है जिसका अन्यों ने केवल संकेत दिया था। शत्रु के जलपोत यहाँ आ चुके हैं। उन्होंने मेरे नगरों को जला दिया है और देश में अनिष्ट किया है। मेरी सेनाएं हत्ती की भूमि में हैं, मेरे जलपोत लुक्का की भूमि में हैं। देश अपने भाग्य पर छोड़ दिया गया है। लिपिक उस पत्र को मिट्टी की एक पट्टिका पर लिखता है, जैसा कि उसने पहले सैकड़ों बार लिखा है। समुद्र पार की यात्रा के लिए इसे सुरक्षित रखने हेतु वो मिट्टी को एक भट्टी में पकाता है। महत्वपूर्ण पत्राचार के लिए ये प्रक्रिया मानक है। भट्टी को तपाया जाता है, मिट्टी कठोर हो जाती है। अलाशिया के राजा को संबोधित वो पत्र भट्टी के भीतर प्रतीक्षा करता है कि कोई उसे बंदरगाह तक ले जाए। वो वाहक कभी नहीं आता। इससे पहले कि कोई भट्टी से पत्र निकाले, नगर जल उठता है। तट के निकट के घरों में पहले आग लगती है। अग्नि ऊपर की ओर राजप्रसाद क्षेत्र की ओर फैलती है। प्रशासनिक अभिलेखागार, व्यापारिक अनुबंधों, विवाह समझौतों, राजनयिक पत्राचार, शाही खातों को दर्ज करने वाली हजारों पट्टिकाएं मलबे में दब जाती हैं। लिपिक के कार्यकक्ष के भीतर की भट्टी भी दब जाती है। गिरते पत्थरों से बंद होकर भट्टी उस पकाने की प्रक्रिया को पूर्ण करती है जिसे उसने प्रारंभ किया था। भीतर का पत्र किसी भी समुद्री यात्रा की आवश्यकता से अधिक कठोरता से पक जाता है। वो विनाश जो उगारित का अंत करता है, उसके अंतिम संदेश को भी पूर्णतः सुरक्षित कर देता है। मिस्र ही एकमात्र प्रमुख शक्ति है जो जीवित बचती है। रमेसेस तृतीय का सामना उसी गठबंधन से होता है जिसने उगारित को नष्ट किया था, नील डेल्टा में लगभग 1178 ईसा पूर्व। वो उन्हें एक ऐसे युद्ध में पराजित करता है जिसे उसके लिपिक मेडिनेट हाबू में मंदिर की दीवारों पर उकेरते हैं। नक्काशी युद्धपोतों के पीछे बैलगाड़ियों को दर्शाती है। वे गाड़ियों में स्त्रियों और बच्चों को दर्शाते हैं। ये कोई छापा नहीं है, ये पलायन करती एक संपूर्ण जनसंख्या है
और मिस्र उनके विरुद्ध द्वार थामे रखता है जब कोई और ऐसा नहीं करता। मिस्र की सीमा के परे संसार शांत हो जाता है। माइसिनियन यूनान, जो उस आक्रमण के लिए अंत तक तैयार था जिससे वो कभी नहीं बच पाया, लिखने की क्षमता खो देता है। पाइलोस में लीनियर बी पट्टिकाएं जो उस अग्नि से दुर्घटनावश पक गई थीं जिसने साम्राज्य का अंत किया, अंतिम प्रशासनिक अभिलेखों को सुरक्षित रखती हैं। मल्लाहों की भर्ती करते, राजप्रासाद, मंदिर के कांसे को पिघलाना, तट के साथ पहरेदारों की तैनाती। पाइलोस के जलने के पश्चात 400 वर्षों तक किसी भी यूनानी ने कुछ नहीं लिखा। जब लेखन की वापसी होती है तो वो एक भिन्न लिपि होती है जो एक भिन्न जाति से सीखी गई होती है। मिस्र द्वार थामे रखता है, परंतु उस द्वार की रक्षा में सब कुछ दांव पर लग जाता है। समुद्री लोगों की पराजय के 30 वर्षों के भीतर राजकोष इतना रिक्त हो जाता है कि दीर अल मदीना में शाही मकबरों का निर्माण करने वाले श्रमिक कार्य छोड़कर चले जाते हैं। उन्हें महीनों से वेतन नहीं मिला है। रमेसेस तृतीय के शासन के 29वें वर्ष में हुई ये हड़ताल मानव इतिहास में दर्ज पहली श्रम कार्रवाई है। पूर्वी भूमध्य सागर की महानतम शक्ति अपने स्वयं के कब्र खोदने वालों को भुगतान नहीं कर सकती। सभ्यताएं सदैव एक ही घाव से नहीं मरती। वे तब मरती हैं जब उनकी निर्भरता की बहुत सी वस्तुएं एक साथ आना बंद हो जाती हैं। पतन के पश्चात जो उदय होता है वह पतन होने वाली वस्तु से अधिक कठोर होता है। कांसे के लिए रांगे की आवश्यकता होती है और रांगे को उन व्यापारिक मार्गों से हजारों किलोमीटर की यात्रा करनी पड़ती है जो अब अस्तित्व में नहीं है। लौह अयस्क सर्वत्र उपलब्ध है, इसे केवल अधिक तप्त भट्टियों की आवश्यकता होती है। 200 वर्षों के भीतर उन्हीं भूमियों पर लोहा कांसे का स्थान ले लेता है जहां कभी विश्व की सर्वश्रेष्ठ कांसे तलवारें बनती थीं। वो तकनीक जो अगले 2000 वर्षों को परिभाषित करती है विजय से आविष्कृत नहीं हुई है, इसका आविष्कार आवश्यकता से हुआ है। जीवित बचे लोगों में फोनीशियन हैं, वे समुद्री व्यापारी जो माइसिनियन और उगारित जलपोतों द्वारा छोड़े गए रिक्त स्थान को भरते हैं। वे लेबनान से देवदार और म्यूरेक्स शंखों से बनी रंगत ले जाते हैं। वे अपने साथ किसी भी माल से अधिक मूल्यवान वस्तु भी ले जाते हैं। 22 व्यंजनों की एक वर्णमाला जिसे कोई भी व्यापारी एक सप्ताह में सीख सकता है, जिसके लिए राजप्रासाद के दशकों के प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं होती। यूनानी इसे उधार लेते हैं और इसमें स्वर जोड़ते हैं। अरबी से लेकर सिरिलिक और लैटिन लिपि तक प्रत्येक वर्णमाला इन्हीं 22 अक्षरों से निकली है जो उस विश्व के मलबे से जन्मी है जिसे जीवित रखने के प्रयास में उगारित नष्ट हो गया। वही वास्तुकला जीवित रहती है। नगर अब भी उन खेपों पर निर्भर हैं जिन्हें वे स्वयं नहीं उगा सकते। अर्थव्यवस्थाएं अब भी उन मार्गों पर निर्भर हैं जिन्हें उन्होंने नहीं बनाया। व्यवस्था तब तक कार्य करती है जब तक वह विफल नहीं हो जाती। हम अब भी एक ऐसे संसार में रहते हैं जिसे ये नहीं बताया गया है कि वो भंगुर है जब तक कि कोई वस्तु मार्ग को अवरुद्ध न कर दे। वो पट्टिका आज एक संग्रहालय में रखी है। मिट्टी अब भी कठोर है, चिन्ह अब भी पठनीय है। जिन शत्रु जलपोतों की उसने चेतावनी दी थी उनका किसी भी अभिलेख में कोई पुष्ट निवास स्थान नहीं है। जिन पुरुषों ने उगारित तक अग्नि पहुंचाई उनका कोई ऐसा वंशज नहीं है जिसे कोई इतिहासकार नाम दे सके। जिस साम्राज्य पर अम्मुर्पी ने शासन किया, जीवितों में उसका कोई उत्तरजीवी नहीं है, केवल वो पत्र शेष है। समुद्र पार के एक नगर को संबोधित जो कभी वितरित नहीं हुआ, उस अग्नि द्वारा पूर्णतः कठोर पका हुआ जिसने उसे लिखने वाले संसार का अंत कर दिया।